तो नेक्स्ट नोट नंबर 2 पे आ जाओ। नोट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये जो नोट है हमारा रिलेटेड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। तो प्रीमियम ऑन बायबैक की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब ये प्रीमियम ऑन बायबैक क्या होता है, इसकी कहानी के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उस एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है। सबसे पहले क्वेश्चन में 2 लाख शेयर है और 10 रुपीज़ ईच है, तो ऑब्वियस सी बात है 20 लाख रुपीज़ की कैपिटल होगी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 5 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा है 9 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 3 लाख, और हमें लाइबिलिटीज़ दे रखी है 23 लाख। क्लियर है। और एसेट साइड दे रखे हैं 2 एसेट। तो सबसे पहले लिखा है पहला पॉइंट, एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बैक 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 14 पर शेयर। तो भाई ये बाय बैक कर रहे हैं, और जब भी मैंने कहा था कि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट। इसका मतलब बाय बैक कर रहे हैं तो कैपिटल हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं पहली एंट्री बनाऊंगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। मुझे बताओ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब यहाँ पे देखो जो फेस वैल्यू शेयर की वो 10 रुपीज़ है, लेकिन जब मैं बाय बैक कर रहा हूँ तो कितने पे कर रहा हूँ, 14 रुपीज़ पे। मुझे इक्विटी शेयर होल्डर को कितने रुपए देने हैं, 40,000 शेयर मल्टीप्लाई कितने रुपए देने हैं, 14 रुपीज़। क्लियर है। तो 40,000 मल्टीप्लाई 14 अगर मैं कर दूं तो आ जाएगा 5,60,000 रुपीज़ मुझे शेयर होल्डर को देने हैं। और यहाँ पे याद रखना हमेशा क्या लिखते हैं हम, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने जब भी शेयर कैपिटल आएगा ना, ऑलरेडी हम क्लास 12 में सीखते हैं कि जब भी शेयर कैपिटल आता है तो वहाँ पे फेस वैल्यू आती है हमेशा। तो 40,000 और कितने रुपए के शेयर थे, 10 रुपीज़, 4 लाख। तो जो डेबिट बच गया, डिफरेंस बच गया, वो किस चीज़ का है, प्रीमियम का। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक कितना आ गया, 40,000 मल्टीप्लाई 4, यह आ गया 1,60,000। तो इसी प्रीमियम की मैं बात कर रहा था ऊपर। ठीक है, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना आ गया, 1,60,000। तो पहली जो एडजस्टमेंट दे रखी थी उसकी एंट्री हो गई। सेकंड एडजस्टमेंट क्या लिखे, अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि फर्स्ट एंट्री हम डालेंगे, फर्स्ट ए एंट्री हम डालेंगे इक्विटी शेयर होल्डर की अमाउंट की ड्यू की, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ जी, ये अमाउंट आ गई। इसके बाद सेकंड जो है, सेकंड एंट्री बी एंट्री हम किस चीज़ की डालेंगे, कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास था या तो सीआरआर क्रिएट कर लो या फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर कर दो। तो देखते हैं यहाँ पे क्या किया कंपनी ने। कंपनी इशूड 25,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने यहाँ पे क्या करा है, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, 25,000 शेयर और कितने रुपीज़ के इशू किए हैं, 10 रुपीज़ के इशू किए। तो 25,000 मल्टीप्लाई 10, यह आ गया कितना, यह आ गया हमारे पास कितना, 2,50,000। मुझे एक बात तो बताओ कि भाई कितने रुपए के शेयर हम बाय बैक कर रहे थे, मुझे बस इतना बताओ कितने रुपए के शेयर हम बाय बैक कर रहे थे। ध्यान से देखो, पहली लाइन में लिखा है कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 40,000 शेयर्स ऑफ 14 ईच। पर अगर मैं टोटल करूं 40,000 शेयर, 10 रुपए के जो शेयर थे वो बाय बैक कर रहे थे हम, फेस वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो 4 लाख रुपीज़ के शेयर बाय बैक कर रहे थे। 2,50,000 के फ्रेश इशू कर दिए मैंने, प्रेफरेंस शेयर फ्रेश शेयर। तो बची कितनी अमाउंट, 1,50,000। 1,50,000 अमाउंट जो है वो लिखा है इफ़ रिक्वायर्ड। अगर वो कह रहे हैं कि अगर बायबैक करने के लिए कोई और अमाउंट भी चाहिए तो ऑन रिसोर्सेज का यूज़ करो। ठीक है, तो 1,50,000 के लिए दूसरी कंडीशन, अभी 4 लाख की पूरी कंडीशन हमारी पूरी नहीं हुई। मैंने बताया था आपको कि जब भी आप बायबैक करोगे तो एक बॉक्स में आप 4 लाख रुपए पहले इकट्ठे रखोगे। तो 2.5 लाख तो अपने रख दिए हैं फ्रेश इशू करके, प्रेफरेंस शेयर इशू करके। अभी कितने बाकी हैं, 1,50,000।
तो 1.5 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? 1.5 लाख हम कहाँ से लाएंगे? फ्रेश इशू करें, इशू तो कर दिए हमने, अब हम लाएंगे सी, उससे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में लाएंगे। तो सी एंट्री हम बनाएंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की एंट्री बनाएंगे। तो इसके लिए मैं लिखूंगा टू सी आर आर, टू सी आर आर। कितनी अमाउंट डालूंगा इसमें सी आर आर में? 1,50,000। और ये पैसे लाऊंगा कहाँ से? फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं होनी, मेरी होनी चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख रुपए हैं। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,50,000। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो जो हमारी कंडीशन होती है वो हमने फुलफिल कर दी। 4 लाख रुपीज़ हमने एक बॉक्स में डाल दिए। लास्ट हमने क्या करना है? पेमेंट कर देनी इक्विटी शेयर होल्डर की। तो लास्ट एंट्री में बनाऊंगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितनी लिखूंगा भाई? जितनी पेमेंट करनी थी इक्विटी शेयर होल्डर को, कितनी पेमेंट करनी थी इक्विटी शेयर होल्डर को? 5,60,000, 5,60,000। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद एक और एंट्री, लास्ट एक और एंट्री बस। लास्ट एंट्री जो बनाएंगे हम, वो अभी तक हमने नहीं बनाई, वो है राइटिंग ऑफ की। किस चीज़ की एंट्री है? राइटिंग ऑफ। किस चीज़ की एंट्री? राइटिंग ऑफ की। किस चीज़ को हम राइट ऑफ करने जा रहे हैं? देखो ना, एक बात बताओ, ये जो खर्चे होते हैं, ये खर्चे, ये हमारा खर्चा ही है एक तरीके से, मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट देनी पड़ रही है। क्लियर है? इसको मुझे राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए ख़त्म करना है डेबिट से क्रेडिट। तो ख़त्म करने के लिए, अगर कोई चीज़ डेबिट है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा? क्रेडिट करूँगा। तो टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अमाउंट कितनी थी मुझे बताओ? 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मुझे बताओ कि सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट कितनी थी? सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट थी मेरे पास 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ में से 1.5 लाख तो मैंने यूज़ कर लिए सी आर आर करने के लिए। 3 लाख में से 1.5 लाख तो मैंने सी आर आर में यूज़ कर लिए। तो बचे कितने? 1.5 लाख। कितने बच गए? बैलेंस कितना बच गया सिक्योरिटी प्रीमियम में? सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस पता है कितना बच गया? 1.5 लाख। तो मैं 1.5 लाख तो सिक्योरिटी प्रीमियम से लूँगा। फर्स्ट ऑप्शन मेरी रहेगी सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। फर्स्ट ऑप्शन मेरी 1.5 लाख वहाँ से रहेगी। लेकिन अभी भी 10,000 की कमी है। सेकंड में जो 10,000 है वो कहाँ से लूँगा? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व से, फ्री रिजर्व से। कितने? 10,000। हाँ जी, क्लियर है? तो राइटिंग ऑफ की एंट्री क्लियर है? राइटिंग ऑफ की एंट्री क्लियर है। जो प्रीमियम ऑन बायबैक होगा वो हम क्रेडिट कर देंगे। और उसको क्रेडिट करने के लिए, वो जो एक्सपेंस है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कौन से अकाउंट से लेके आएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। पहली ऑप्शन हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगी और सेकंड ऑप्शन हमारी क्या रहेगी? जनरल रिजर्व, यानी कि फ्री रिजर्व। ठीक है, तो मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है ऊपर। इसी को मैंने समझाने के लिए जो क्वेश्चन है वो समझाया आपको कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक। तो बताओ, इस प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट ऑफ करने के लिए अब कौन सी एंट्री बनाओगे आप? अभी तो समझाई मैंने ये वाली एंट्री। क्या एंट्री बताई मैंने? हाँ जी, इसको ख़त्म करने के लिए टू प्रीमियम, टू प्रीमियम, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। फर्स्ट मैं कहाँ से लेके आऊँगा? फर्स्ट लेके आऊँगा सिक्योरिटी प्रीमियम से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन मेरी क्या रहेगी? फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। तो मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपकी ये रहेगी।
फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसे नहीं होंगे तब मैं फ्री रिजर्व्स की तरफ चला जाऊंगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आ जाओ नोट नंबर 3 पे। नोट नंबर 3 आ जाओ, ये रहा नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या कहता है, अब ध्यान से सुनो कि इक्विटी शेयर्स मे बी बायबैक, ठीक है, बायबैक की स्पेलिंग सही कर लेना, मे बी बायबैक एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो पार पे भी बायबैक हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी बायबैक हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी बायबैक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट पे बायबैक नहीं हो सकते, ये याद रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर। बट इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स ट्रांसफर टू सीआरआर इज रिक्वायर्ड ओनली अप टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि जो न्यू शेयर इशू होंगे ना, न्यू शेयर इशू होंगे या फिर सीआरआर में तुम अमाउंट रखोगे, वो हमेशा जो अमाउंट होगी वो फेस वैल्यू के जितनी होगी। कौन से शेयर के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी, बायबैक जो शेयर कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि बायबैक जो शेयर आप कर रहे हो वो भले पार पे हो रहे हैं, भले प्रीमियम पे हो रहे हैं, भले डिस्काउंट पे हो रहे हैं, वो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, किसी पे भी बायबैक हो, लेकिन आपने न्यू शेयर इशू किस पे करने हैं, फेस वैल्यू ऑफ बायबैक शेयर। आपने सीआरआर कितना रखना है, फेस वैल्यू ऑफ बायबैक शेयर। आपको ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि जो शेयर बायबैक हो रहे हैं वो पार पे हो रहे हैं, प्रीमियम पे हो रहे हैं, डिस्काउंट पे हो रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने सीआरआर में अमाउंट कितनी रखनी है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो इस इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा, जो नीचे इलस्ट्रेशन है देखो जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 1 लाख शेयर दे रखे हैं 10 ईच के, जनरल रिजर्व दे रखा और लाइबिलिटीज दे रखी हैं टोटल 30 लाख, एसेट साइड भी 30 लाख। आगे लिखा है कंपनी डिसाइडेड 22,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 9 पर शेयर। कंपनी जो बायबैक कर रही है वो शेयर कितने पे कर रही है बताओ, बायबैक कर रही है 9 रुपीज़ पे। तो भाई सबसे पहली एंट्री क्या बन जाएगी, क्योंकि बायबैक कर रहे हैं तो कैपिटल हमारी कम हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 क्या बन जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। हाँ जी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। मुझे बताओ इक्विटी शेयर होल्डर को कितने पैसे देने, 22,000 शेयर और 9 रुपए के हिसाब से मैं बायबैक कर रहा हूँ। 22,000 शेयर 9 रुपए के हिसाब से मैं बायबैक कर रहा हूँ, तो 22,000 मल्टीप्लाई 9 रुपए दूंगा शेयर होल्डर को। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि शेयर कैपिटल के सामने तो हमेशा फेस वैल्यू, तो भाई फेस वैल्यू कितनी है, 22,000 शेयर मल्टीप्लाई 100 रुपीज़, सॉरी 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो इसके सामने आ जाएगी अमाउंट 2,20,000 और इसके सामने अमाउंट आएगी 1,98,000, 1,98,000। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। और जो डिफरेंस आया बेटा, जो डिफरेंस आया क्रेडिट साइड कम है ना, वो डिस्काउंट का डिफरेंस है। डिस्काउंट क्योंकि 22,000 शेयर मल्टीप्लाई 1 रुपये डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट नहीं लिखना आपने, टू कैपिटल रिजर्व। हमारा फ़ायदा हो गया, हमारा फ़ायदा हो गया, वो हमने कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देनी है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक, वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देनी है। हाँ जी, यहाँ तो कोई दिक्कत पहली एंट्री में। अब बात ये आई कि भाई कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, 22,000 शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था, ठीक है, मुझे 2,20,000 रुपये में बायबैक करना चाहिए था, पर मैंने कितने में 198 में कर लिया, तो मेरा फ़ायदा हो गया। 10 रुपये की चीज़ मैंने 9 रुपये में ले ली, तो मेरा फ़ायदा हो गया। कितना फ़ायदा हो गया, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। 22,000 मल्टीप्लाई 1 रुपये करूँगा तो 22,000 का फ़ायदा हो गया। तो जो ये फ़ायदा हुआ, इस फ़ायदे को क्या कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट। क्या कहते हैं, अगर तुम्हें याद हो, कैपिटल प्रॉफिट। और हमेशा जो याद रखना, कैपिटल प्रॉफिट ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट को हम हमेशा कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। इस वजह से मैंने इसको क्या करा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं, जैसे लैंड आपकी कोई थी, 10 लाख की लैंड थी, आपने सोल्ड कर दी 12 लाख की, वो भी कैपिटल प्रॉफिट है। तो इन पैसे को, इन प्रॉफिट्स को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में।
तो ये भी एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट हुआ हमें। ठीक है। सेकंड ए एंट्री तो हमारी होती है शेयर कैप बायबैक करने के, अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर, बीइंग अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर, अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर। ए एंट्री तो हमारी इस चीज़ की होती है ना। सेकंड एंट्री हमारी किस चीज़ की होती है, कंडीशन पूरी करने की, कंडीशन पूरी करने की सेकंड एंट्री। तो कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन यहाँ पे कहीं बोला है प्रेफरेंस शेयर इशू करने को, नहीं बोला, तो हम अपने आप कंडीशन क्या लगा देंगे, CRR वाली। तो भाई 2 CRR, कितना CRR क्रिएट करूँ, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अभी तो पढ़ा, चाहे प्रीमियम पे हो, चाहे पार पे हो, चाहे किसी पे भी शेयर इशू हो रहे हो, हमने CRR जो क्रिएट करना है वो फेस वैल्यू ऑफ शेयर करना है। तो 22,000 शेयर है और 10 रुपये का एक शेयर है, तो मुझे CRR कितना क्रिएट करना पड़ेगा, 2,20,000। यहाँ तक क्लियर है। और CRR करूँगा कहाँ से, जनरल रिजर्व से, क्योंकि और चॉइस मेरे पास है नहीं, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं। 2,20,000। लास्ट एंट्री क्या बना दूंगा, इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट की। लास्ट एंट्री में बना दूंगा इक्विटी शेयर होल्डर के पेमेंट की। तो सी एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट कर दूंगा, 1,98,000, 1,98,000 इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट कर देंगे हम। ठीक है, 198 सी एंट्री, बीइंग अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। और यहाँ पे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू CRR फ्रॉम जनरल रिजर्व, फ्रॉम जनरल रिजर्व। ठीक है, फ्रॉम जनरल रिजर्व। यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ जी यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है तो मैं आगे चलूँ, आगे देखो नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या कहता है, वो कह रहे हैं कि वही शेयर बायबैक होने, ओनली दोज इक्विटी शेयर कैन बी बायबैक, वही शेयर बायबैक होने जो फुल्ली पेड अप हैं, जो फुल्ली पेड अप हैं, जिन शेयर पे सारे पैसे आए हैं बस वही शेयर बायबैक होने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने जब कंपनी ने शेयर इशू किए थे ना, 2 लाख शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था, और कंपनी ने 8 पेड अप था। 8 पेड अप का मतलब क्या है कि 10 रुपये का तो शेयर था, लेकिन 8 रुपये ही कंपनी ने मंगाए थे और 8 रुपये ही आए थे, 8 रुपये ही आए थे। ठीक है, तो ये कितने रुपए आए, 2 लाख शेयर पे 8 रुपये, यानी कि 16 लाख। तो ये शेयर मैं बायबैक नहीं कर सकता, क्लियर है, क्योंकि ये शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, 2 लाख शेयर थे, ठीक है, एट द रेट 10 ईच, और सारे पैसे आए 20 लाख। अगर ऐसे होता तो ये फुल्ली पेड अप होता, तो इसमें सारे पैसे आए तो ये वाले शेयर में बायबैक कर सकता था। तो जो शेयर जिन पे सारे पैसे नहीं आए तो वो फुल्ली पेड अप, मतलब ऐसे शेयर पे, ऐसे शेयर को हम बायबैक नहीं कर सकते। क्लियर है। तो लिखा है इफ दे आर, पर क्या हम ऐसे शेयर को बायबैक ही नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है। लिखा है इफ दे आर नॉट फुल्ली पेड अप, अगर कोई शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, फर्स्टली पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेक फुल्ली पेड अप, उन शेयर को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस काम को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, बाय मेकिंग फाइनल कॉल, एक मेथड तो ये है कि भाई फाइनल कॉल बना के, फाइनल कॉल कैसे बनाते थे याद है, पहली एंट्री क्या बनेगी, शेयर, +2 की क्लास में आ जाओ, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। हाँ भाई ऐसे ही बनाते थे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। क्लियर है। और बी एंट्री क्या बना देंगे हम, शेयर, बी एंट्री सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है? एक तरीका तो ये है कि पहले फाइनल कॉल के पैसे मंगा लो, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। एक तरीका तो ये है कि भाई फाइनल कॉल के पैसे मंगा लो। अभी जो एग्जांपल मैंने ली थी कि जैसे 2 लाख शेयर 10 ईच एट द रेट 10 ईच, 8 पेड अप। 10 रुपए का शेयर था लेकिन उसमें से 8 रुपए ही आए थे, तो फाइनल कॉल कितने की बच गई थी? अभी 2 रुपीज़ की बच गई थी, 8 रुपए आए हुए हैं, इसका मतलब 2 रुपए नहीं आए, तो 2 लाख शेयर मल्टीप्लाई 2, 4 लाख ऊपर लिख देंगे और नीचे वाली एंट्री में भी 4 लाख आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? तो एक तरीका तो यह है कि भाई फाइनल कॉल के पैसे मंगा लो। दूसरा तरीका क्या है? मेथड 2, बाय मेकिंग बोनस कॉल। बोनस कॉल मंगा लो, बोनस कॉल कर लो। पर इस कॉल में पैसे डालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फ्री रिजर्व से। इसकी एंट्री बनेगी फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स अकाउंट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर्स बोनस कॉल, टू इक्विटी शेयर्स बोनस कॉल। ए एंट्री ये बन जाएगी। बी एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब भी हम शेयर इशू करते हैं या जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर्स कॉल, जो कॉल हमने मंगाई, देखो सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनो इधर। अगर कोई भी कॉल हम मंगा रहे हैं, कोई भी कॉल हम मंगा रहे हैं, तो उसके पैसे अगर हमारे पास आते, पैसे आते, तो मैं फ्री रिजर्व की जगह पता क्या लिखता? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल। चाहे फर्स्ट कॉल है चाहे सेकंड कॉल है, कोई भी कॉल के पैसे आएंगे तो मैं यही एंट्री बनाऊंगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल के पैसे आ रहे हैं, सेकंड कॉल के पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, यही एंट्री बनाऊंगा। लेकिन अब क्या, कॉल तो आ रही है, ठीक है, कॉल तो आ रही है, लेकिन क्या कॉल के बदले पैसे आ रहे हैं? नहीं। वो पैसे मैं कहां से लेके आ रहा हूं? फ्री रिजर्व से लेके आ रहा हूं। तो बैंक की जगह, बैंक अकाउंट डेबिट की जगह फ्री रिजर्व मैंने डेबिट कर दिया। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। और हर बार क्या करते हैं भाई? हर बार यही तो करते हैं, कॉल मंगा के कॉल के पैसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कॉल के पैसे कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो बैंक वाली एंट्री हम बाद में बनाते हैं, इसमें पहले। भाई यहाँ पे ड्यू हो रही है और बाद में हम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या ड्यू का केस थोड़ी है। यहाँ पे तो कोई किसी से हम मांग ही नहीं दे पैसे, हम अपने रिजर्व यूज़ कर रहे हैं, इसलिए पहले एंट्री ये बना दी ए। और बी एंट्री, जब इक्विटी बोनस कॉल आ गई हमारे पास, बोनस कॉल के हमने पैसे निकाल लिए फ्री रिजर्व से, उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई परेशानी? नेक्स्ट चलो, तो पता लग गया। तो दो मेथड है हमारे पास। अगर फुल्ली पेड अप शेयर नहीं है तो भाई पहले फाइनल कॉल मंगा लो, अगर फाइनल कॉल नहीं मंगानी तो बोनस कॉल कर लो। और बोनस कॉल करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फ्री रिजर्व से आएंगे, ठीक है। हाँ जी, और एक चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कभी भी क्वेश्चन साइलेंट है किसी, तो हम कौन सा मेथड सेलेक्ट करेंगे? हमेशा बोनस कॉल वाला। इसका मतलब वो बोनस कॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, फाइनल, इसकी एग्जांपल करनी है तो एग्जांपल हम कर लेते हैं कि देखो इधर लिखा हुआ है कि 2 लाख शेयर है, 10 रुपीज़ का एक शेयर है, 8 पेड अप है, 8 पेड अप, तभी 16 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जेड लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बैक 50,000 शेयर्स ऑफ 15 ईच। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी मुझे बता दो? फर्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी? हाँ जी, फर्स्ट एंट्री बन जाएगी बाय बैक की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। क्या फर्स्ट एंट्री ये बनेगी? बताओ, क्या मैं सही कर रहा हूं? नहीं। क्यों नहीं सही कर रहा? अरे अभी तो बताया मैंने कि कभी भी बायबैक हम नहीं कर सकते जब तक शेयर क्या ना हो? फुल्ली पेड अप ना हो। अभी तो मैं बता के हटा हूं कि जब तक शेयर फुल्ली पेड अप नहीं हो सकते
तब तक हम शेयर क्या नहीं कर सकते, बाय बैक नहीं कर सकते। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे बताओ, फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। पर कहीं भी क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो फर्स्ट कॉल मंगाने की बात इन्होंने की ही नहीं है। सेकंड लाइन में देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है, ठीक है। तो बोनस वाला मेथड जो है वो अप्लाई होगा यहाँ पे। तो पहली एंट्री हम बनाएंगे फाइनल बोनस कॉल वाली। तो मैंने क्या कहा था, उसकी एंट्री बनेगी टू इक्विटी शेयर बोनस कॉल, टू इक्विटी शेयर बोनस कॉल। और जनरल रिजर्व को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। फ्री रिजर्व को मैं डेबिट कर दूंगा क्योंकि फ्री रिजर्व से वो पैसे मंगाए जाएंगे। हाँ भाई, कितने रुपए बताओ, कितने रुपए, 2 लाख शेयर हैं और 2 रुपये नहीं आए थे, तो अमाउंट कितनी आ गई, 4 लाख। 4 लाख, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। सेकंड एंट्री हम क्या बनाएंगे, ये बोनस कॉल के पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर बोनस कॉल, इक्विटी शेयर बोनस कॉल अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। कितनी अमाउंट करूंगा ट्रांसफ़र, 4 लाख, 4 लाख। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। ए एंट्री बी एंट्री क्लियर होगी। अब बोनस कॉल मंगा ली, अब मैं उस चीज़ की एंट्री बनाऊंगा, किस चीज़ की बताओ। अब बोनस कॉल मंगा ली है, फुल्ली पेड अप कर ली है, अब मैं बनाऊंगा इक्विटी शेयर होल्डर के ड्यू की। हाँ जी, क्या एंट्री बन जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने शेयर में बाय बैक कर रहा हूँ उसकी एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और कितनी अमाउंट लिखूंगा यहाँ पे, 50,000 शेयर हम बाय बैक कर रहे हैं 15 ईच के। तो इक्विटी शेयर के आगे लिखूंगा 50,000 शेयर, 50,000 मल्टीप्लाई 50,000 मल्टीप्लाई 15, 7,50,000। और यहाँ पे कितने लिखूंगा मैं, 50,000 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू हमेशा 5 लाख। और प्रीमियम ऑन बायबैक कितना हो गया, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक बताओ, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना हो गया, 50,000 मल्टीप्लाई 5 रुपीज़, यानी कि 2,50,000, 2,50,000। पहली एंट्री हो गई, मतलब ये हो गई हमारी इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू की एंट्री, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसके बाद अगली एंट्री में किस चीज़ की बनाऊंगा, कंडीशन की, हमारी जो कंडीशंस होती हैं उसको फुलफिल करने की। अगली एंट्री में बनाऊंगा अपनी कंडीशंस की, कंडीशंस की एंट्री क्या बनाएंगे, तो 30,000 प्रेफरेंस शेयर हम इशू कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमारी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री बन जाएगी, डी एंट्री हमारी बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने, 30,000 मल्टीप्लाई 10, 3 लाख, 3 लाख। एक और कंडीशन हमें पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि 5 लाख रुपए के शेयर हम बाय बैक कर रहे हैं, 50,000 शेयर और 10 रुपीज़ के ईच के, तो 5 लाख रुपीज़ के शेयर हम बाय बैक कर रहे हैं। क्लियर है। तो 5 लाख रुपीज़ के शेयर अगर हम बाय बैक कर रहे हैं तो उसको बाय बैक करने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे, CRR में पैसे डालेंगे हम, टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। पर मुझे बताओ CRR में कितने पैसे डालें, कितने पैसे, 5 लाख में से 3 लाख के तो हमने फ्रेश इशू कर दिए, 2 लाख रुपीज़। और 2 लाख रुपीज़ कहाँ से लाएंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी क्या होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम, फर्स्ट प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट एंट्री हम क्या बना देंगे अपनी, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट। इसमें कितनी अमाउंट डालूंगा मैं, भाई इक्विटी शेयर होल्डर को जितनी अमाउंट पे करनी थी, ये कितनी है, 7,50,000, 7,50,000, 7,50,000।
और लास्ट एंट्री, बस लास्ट एंट्री किस चीज़ की बताओ? जी एंट्री किस चीज़ की बनेगी? जी एंट्री तुम्हें याद हो तो किस चीज़ की बनेगी भाई? इस प्रीमियम ऑन बायबैक को भी तो राइट ऑफ करना होता है ना? प्रीमियम ऑन, तो देखो मेरी बात सुनो, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितनी अमाउंट थी? 3 लाख। 2 लाख रुपए हमने यहाँ यूज़ कर लिए। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपीज़ रहा है, तो भाई इसको राइट ऑफ करना है मैंने, राइट ऑफ। तो प्रीमियम ऑन बायबैक को मैं क्रेडिट कर दूंगा टू प्रीमियम ऑन बायबैक। यहाँ कर देता हूँ नीचे एंट्री, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक। कितने रुपए बायबैक करने हैं? 2.5 लाख। और इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सबसे पहली प्रेफरेंस हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने? 1 लाख। और बाकी के पैसे कहाँ से लेके आएंगे हम? जनरल रिजर्व से। जनरल रिजर्व 2.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख नहीं, 1.5 लाख। 1.5 लाख। यहाँ तक क्लियर है? ये एंट्री किस चीज़ की हो गई? राइट ऑफ की, राइटिंग ऑफ। किस चीज़ को राइट ऑफ कर रहे हैं हम? प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक। हाँ जी, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? लास्ट ये छोटा सा नोट है, नोट नंबर 5। एक एग्जांपल दे रखी है, जैसे इक्विटी शेयर्स टू बी बायबैक 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख शेयर हमने बायबैक कर रहे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, और प्रीमियम पे इशू, और प्रीमियम पे बायबैक कर रहे हैं हम 20%। तो मीन्स 12 रुपीज़ पे हम क्या कर रहे हैं? बायबैक कर रहे हैं। कंपनी डिसाइडेड टू इशू न्यू प्रेफरेंस शेयर, कंपनी ने डिसाइड किया कि हम न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। कोई बात नहीं, हमें क्या करना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने प्रेफरेंस शेयर मुझे देने पड़ेंगे? कितने प्रेफरेंस शेयर मुझे क्या करने पड़ेंगे? इशू करने पड़ेंगे। तो भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिखा है, दो केस दे रखे हैं। इफ न्यू शेयर इशू एट पार, वो कह रहे हैं कि अगर शेयर, ये जो न्यू प्रेफरेंस शेयर जो है ना, ये वाले 10 रुपये ईच, ये पार पे इशू हो रहे हैं, तो कैसे करना होता मुझे? भाई मुझे बताओ, इक्विटी शेयर कितने रुपए के बाई बैक हो रहे हैं? मुझे तो फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर देखो 10 रुपीज़ का एक है, और 20% प्रीमियम पे बाय बैक हो रहे हैं। मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर को हम कितने रुपए देंगे? 12 रुपये देंगे 1 लाख के हिसाब से। इक्विटी शेयर होल्डर को तो हम इतने देंगे। पर मैं जो प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा, जो मेरी कंडीशन थी एक CRR वाली और एक न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू करने वाली, वो हमेशा हम फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लेते हैं। फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का एक शेयर है, तो फेस वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपीज़ है। तो 10 लाख रुपीज़ के हिसाब से मैं देखूंगा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मुझे कितने चाहिए। 2 मिनट। 10 लाख रुपीज़ के हिसाब से बताओ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मुझे कितने चाहिए? 10 लाख डिवाइड बाय, फेस वैल्यू से ही डिवाइड करूंगा मैं। कितने आगे? 1 लाख प्रेफरेंस शेयर। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर मुझे चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? 1 लाख प्रेफरेंस शेयर मुझे चाहिए, ठीक है। अगर न्यू शेयर इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे, मीन्स मैं प्रेफरेंस शेयर जो इशू कर रहा हूँ वो प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, तब भी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, याद रखना। भले मैं शेयर जो है, प्रेफरेंस शेयर जो है वो मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, 10 रुपये का शेयर है, मैं 12 रुपये का इशू कर रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर पे, या 15 रुपये का इशू कर रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर, 15 रुपये का इशू कर रहा हूँ, लेकिन नीचे जो अमाउंट आएगी आपकी वो 10 रुपीज़ ही आएगा, फेस वैल्यू आएगी। और उसके अकॉर्डिंग ही मुझे क्या करने पड़ेंगे? प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है? देखो, दो प्राइस होते हैं, एक होता है इशू प्राइस, एक होता है इशू प्राइस, और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। इशू प्राइस क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होती है? सुनो इधर, इशू प्राइस होता है कि इधर देखो, न्यू प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये ईच है। अगर मैं 10 रुपये पे ही इशू कर रहा हूँ, पब्लिक को दे रहा हूँ शेयर, तो इशू प्राइस भी 10 है और फेस वैल्यू भी 10 है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, मीन्स 12 रुपये पे, तो
फेस वैल्यू मेरी 10 है लेकिन इशू प्राइस कितना हो गया 12, मीन्स 2 रुपीज़ प्रीमियम पे मैं इशू कर रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जो इशू प्राइस है ना उससे डिवाइड नहीं करना आपने, ठीक है। जनरली इन कैलकुलेशंस के लिए हम इशू प्राइस से डिवाइड करते हैं, पर इस चैप्टर में नहीं, क्योंकि बायबैक हमने उतने ही शेयर जितने शेयर बायबैक किए उतनी ही अमाउंट के हमने फेस वैल्यू, उसी अमाउंट की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर हमने क्या करने हैं, इशू करने हैं। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अब आ जाओ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। एमसीक्यू में ये सारे जो पॉइंट हैं ये सारे ही पॉइंट पूछे जाएंगे और ऊपर वाली चीज़ें भी पूछी जाएंगी, क्योंकि अगर जर्नल एंट्री वगैरह पूछ रही तो मुझे नहीं लगता आप जर्नल एंट्री में आप बोलोगे कभी। ठीक है। सबसे पहला जो सीआरआर है ना, सीआरआर कैन ओनली बी यूज टू इशू बोनस शेयर। सीआरआर हमेशा एक ही पर्पज के लिए यूज हो सकता है, वो है बोनस शेयर, याद रखना। और किसी पर्पज के लिए सीआरआर कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट ना हम कितने शेयर, एज पर कंपनीज एक्ट हम कितने शेयर बायबैक कर सकते हैं, तो इसके लिए 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड। कितने शेयर हम बायबैक कर सकते हैं। मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर हैं, किसी ने 80,000 शेयर बायबैक करने को डाल दिए, ऐसा थोड़ी होगा। तो कितने शेयर हम बायबैक कर सकते हैं। तो पहला टेस्ट है, जो इन टेस्ट में कम वैल्यू आएगी, लीस्ट ऑफ 3, मैंने लिखा ना लीस्ट ऑफ 3, इन तीनों में जो वैल्यू कम आएगी, लीस्ट ऑफ 3 का मतलब क्या है, इन तीनों में जिसकी वैल्यू कम आएगी उतने शेयर हम बायबैक कर सकते हैं। क्लियर है। तो पहला है, फर्स्ट है कि भाई 20 शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, इसके अंदर हम क्या करेंगे 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे 1 लाख इक्विटी शेयर है तो 1 लाख इक्विटी शेयर का 25% कितना हो गया 25,000 शेयर्स। तो 25,000 शेयर्स तक हम बायबैक कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। दूसरा टेस्ट है रिसोर्स टेस्ट, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, मैक्सिमम अमाउंट निकालते हैं। इसमें हम मैक्सिमम अमाउंट निकालते हैं, कितनी अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं बायबैक के लिए, कितनी अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं बायबैक के लिए। तो कितनी अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं बायबैक के लिए पता है, 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड। अब ये शेयर होल्डर फंड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड क्या होता है शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी, तुम्हारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा और फ्री रिजर्व्स आ जाएंगे। इन सब का जब टोटल कर देंगे तो उसको क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड का 25% हम मैक्सिमम अमाउंट यूज कर सकते हैं बायबैक के लिए। ठीक है। लेट्स से एग्जांपल कि भाई ये आपका ना, ये आपका आ गया 1 लाख रुपीज़, ये आपका आ गया 2 लाख रुपीज़ आ गया, मान लो शेयर होल्डर फंड आ गया 2 लाख। 2 मिनट, शेयर होल्डर फंड आ गया 2 लाख, हाँ शेयर होल्डर फंड आ गया 2 लाख। तो 2 लाख का 25% कितना आ जाएगा मुझे बताओ, जल्दी बताओ। 2 लाख का 25% कितना आ जाएगा, 50,000। कितना आ जाएगा 50,000, 50,000 रुपीज़, ये रुपीज़ है, शेयर होल्डर फंड रुपीज़ में आएगा ना, 50,000 रुपये। क्लियर है, रुपीज़ आ गया। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर निकालने, कितने नंबर ऑफ शेयर में बायबैक कर सकता हूँ। तो 50,000 डिवाइड बाय 10 रुपये का एक शेयर है मान लो, तो 5,000 नंबर ऑफ शेयर हैं जो मैं बायबैक कर सकता हूँ, नंबर ऑफ शेयर। तो इससे नंबर ऑफ शेयर भी निकल गया, कितने नंबर ऑफ शेयर में बायबैक कर सकता हूँ। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद थर्ड है डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है हमारी ऑलवेज 2:1 होनी चाहिए, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है लोन अपॉन शेयर होल्डर फंड। लोन मतलब होता है बाहरला पैसा, जो हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, क्रेडिटर का पैसा है, वो सारा मतलब लोन मतलब बाहर का पैसा, क्रेडिटर नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं, लोन मतलब बाहर का पैसा। बस ये समझो कि भाई थर्ड पार्टी से जो पैसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हैं। और शेयर होल्डर फंड, तो ये हमेशा जो रेशियो है ना वो 2:1 में रहनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि लोन फंड कैन नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ शेयर होल्डर फंड आफ्टर बायबैक। बायबैक करने के बाद लोन फंड जो है वो 2 गुना नहीं होना चाहिए शेयर होल्डर फंड से। ठीक है, लोन फंड जो है 2 गुना नहीं होना चाहिए। अगर देखो लोन और शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड किसी कंपनी का ये हमेशा 2:1 होना चाहिए।
अगर फॉर एग्जांपल ये जैसे है 2 लाख है, ठीक है, और ये आ गया, नहीं 2 लाख नहीं, मान लो ऐसे मान लो कि ये 400 है, ये 400 रुपीज़ है, और नीचे है 190, तो ये 2.1 समथिंग कुछ आएगा। तो अगर ये सिचुएशन है ना, 2 से ज़्यादा है ये रेशो, तब कभी भी आप बायबैक नहीं करने, तब कभी भी आप बायबैक नहीं करोगे। क्योंकि देखो ना, जितना पैसा आपने लगाया हुआ है, ओनर ने लगाया, उससे कहीं दुगने से भी ज़्यादा लोन की अमाउंट है, तो आप बायबैक नहीं कर सकते, तब आप बायबैक नहीं कर सकते। क्योंकि ओनर ने जितना पैसा लगाया उससे ज़्यादा पैसा, उससे दुगने से ज़्यादा पैसा, दुगने से भी ज़्यादा पैसा किसने लगाया? लोन से लगाया हुआ है। तो इस सिचुएशन में हम बायबैक नहीं कर सकते। तो हमेशा जो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो होनी चाहिए वो 2:1 के बीच में ही होनी चाहिए। अदर इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर के, वो देख लो एक बार। द बायबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ रेजोल्यूशन। जब डेट ऑफ रेजोल्यूशन, जब ये बताया गया कि ना कि भाई आज डेट ऑफ रेजोल्यूशन पास हुआ है 1 अप्रैल 2024 को या 1 अप्रैल 2025 को, कि भाई हमने 10,000 शेयर बायबैक करने हैं, तो विद इन 12 मंथ ये बायबैक हो जाने चाहिए। विद इन 12 मंथ जब ये पास हो गया कि भाई हमने 10,000 शेयर बायबैक करने हैं, तो विद इन 12 मंथ ये बायबैक हो जाने चाहिए। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, नो नीड ऑफ रेजोल्यूशन इफ बायबैक लेस देन 10%। अगर 10% से कम बायबैक कर रहे हो ना आप, तो कोई यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परमिशन लेने की जरूरत है तो बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मत है वो ही सफिशेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कहना ही सफिशेंट है। क्लियर है? तो पहले में लिखा है कि कोई रेजोल्यूशन हमें पास नहीं करना पड़ता लेस देन 10% के लिए, और अप टू 10% अगर हमें बायबैक करना है तो ऑथराइज बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑथराइज उसे कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो यहाँ नो नीड ऑफ रेजोल्यूशन लेस देन 10%। ठीक है, आगे बायबैक ऑफ शेयर अप टू 10%। अप टू 10% अगर मुझे बायबैक करने हैं तो डायरेक्टर ही ऑथराइज कर सकता है, डायरेक्टर के कहने से भी हम बायबैक कर सकते हैं। लेकिन 10 to 25% अगर मुझे बायबैक करना है, कैपिटल है मान लो 1 लाख कैपिटल है, और 10 to 25% के बीच में मुझे बायबैक करना है, तो मुझे अप्रूवल लेनी पड़ेगी शेयर होल्डर की बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी बायबैक के लिए। ठीक है, बायबैक ऑफ ओन शेयर रिक्वायर्स परमिशन फ्रॉम आर्टिकल। अपने ही शेयर बायबैक करने के लिए मुझे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम्हें याद है जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं, 2 डॉक्यूमेंट बनाते हैं, MOA एंड AOA, तो AO से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने ही शेयर बायबैक करने के लिए। क्लियर है? जो शेयर मैंने बायबैक किए उसी टाइप के शेयर मैं इशू नहीं कर सकता, नो फ्रेश इशू विद इन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर मैं कोई भी वही शेयर जो मैंने बायबैक किए उसी टाइप के इक्विटी शेयर बायबैक किए, तो इक्विटी शेयर ही मैं दोबारा रीइशू नहीं कर सकता 6 महीने के अंदर अंदर। पर एक चीज़ याद रखना, जो इक्विटी शेयर जो बायबैक कर रहा हूँ ना मैं शेयर, उसे मुझे डिस्ट्रॉय करना होता है, फाड़ के फेंकना होता है विद इन 7 डेज। जो शेयर मैंने बायबैक किए उन शेयर को मुझे डिस्ट्रॉय करना होता है विद इन 7 डेज, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे लिखा है कि जब तुम बायबैक कर रहे हो तो 6 महीने तक कोई भी फ्रेश शेयर तुम इशू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट 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 भाई बोनस इशू, बोनस शेयर ESOP को छोड़ के, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं कि भाई कम रेट, मार्केट रेट से कम रेट पे शेयर देते हैं, उसे ESOP कहते हैं। इनको छोड़ के, कन्वर्जन ऑफ वारंट्स को छोड़ के, इनको छोड़ के आप इशू कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है बायबैक एक्सपेंस ऑलवेज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। याद रखना, बायबैक एक्सपेंस को हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। बायबैक एक्सपेंस कैसे होते हैं? जैसे लीगल फीस, सेबी फीस, फाइलिंग फीस, ऐसे फीस को, एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करते हैं हमेशा, याद रखना, कैपिटल एक्सपेंस नहीं ट्रीट करते। आगे लिखा है कंपनी मस्ट एक्सटिंग्विश फिजिकली डिस्ट्रॉय सिक्योरिटीज विद इन 7 डेज ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ बायबैक। मैंने अभी तो बताया ये, विद इन 7 डेज हमें क्या करना होता है?
जो शेयर हमने बाय बैक किए थे उनको डिस्ट्रॉय करना होता है, फाड़ के फेंकना होता है विद इन 7 डेज। ठीक है। और बाय बैक करने के लिए ना मुझे एक अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है जिसका नाम क्या है, एस्क्रो अकाउंट्स। एस्क्रो अकाउंट्स, ठीक है, याद रखना, एस्क्रो अकाउंट्स। एस्क्रो अकाउंट्स में किस लिए ओपन करता हूँ, एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट किस लिए ओपन करते हैं, बाय बैक करने के लिए शेयर। और ये ऑलवेज बैंक के साथ हमें ओपन करना होता है, विद बैंक्स ऑलवेज। क्लियर है। यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है कि एस्क्रो अकाउंट जो है वो हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं होता, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है, लिस्टेड जो रजिस्टर्ड है सेबी के पास। ठीक है। एक है ये सेबी रेगुलेशन फॉर लिस्टेड कंपनीज, क्या है, एस्क्रो अकाउंट मस्ट बी ओपन। लिस्टेड कंपनी के लिए हमेशा ये रहेगा कि एस्क्रो अकाउंट उन्होंने ओपन करना ही करना है। ये एक अकाउंट होता है जो बायबैक के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑफर मस्ट बी कैप्ट विद इन मस्ट कैप्ट ओपन 15 to 30 डेज। मतलब आप बाय बैक जब कर रहे हो ना, बाय बैक कर रहे हो तो उसका जो ऑफर है वो 15 से 30 दिन तक चलना चाहिए। पब्लिक अनाउंसमेंट आपने करनी है, मीन्स न्यूज़पेपर में या टीवी पे कहीं भी आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है कि हम आप इन शेयर को बाय बैक करने लगे हो। क्लियर है यहाँ तक। बायबैक नॉट अलाउड, सेक्शन 70 कहता है कि ये कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। कौन सी कंपनी, जो डिफॉल्ट है पेमेंट में, रीपेमेंट नहीं करती अपना टाइम से, जो अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करती, एनुअल रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं करती, जो सब्सिडरी कंपनीज हैं एक दूसरे की, तो ये कंपनीज जो हैं वो बायबैक नहीं कर सकती। ये बस याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आ सकते हैं। क्लियर है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर के मैंने सारे थियोरेटिकल प्रैक्टिकल पॉइंट सारे समझा दिए विद कंसेप्ट। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यू करेंगे। एंड ये चैप्टर आप देखो, नोट्स जो मैं ये हैं नोट्स आप मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। और आपने अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है, कोर्स फॉर जो वैकेंसी है हमारी पंजाब गवर्नमेंट की PSSB ऑडिट इंस्पेक्टर एंड जूनियर ऑडिटर की, ठीक है, आपको इसके इसमें जो क्या क्या ऑफर होगा, वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू की आपको PDF भी मिलेगी और ऑनलाइन टेस्ट भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड होंगे। इसके लिए करना क्या है, आपको डाउनलोड करनी है कॉमर्स गुरुजी ऐप, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप इस पर व्हाट्सएप करो, लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। और जो चार्जेस हैं इसके कोर्स के, ओनली 9,999। और ये ऑफ़र है ओनली फॉर 10 डेज ऑफ़र, 10 दिन के लिए ऑफ़र है। ठीक है, 2 दिन हो गए, 8 दिन बचे हैं। और 10 दिन के बाद ये जो ऑफ़र है ये 3000 का हो जाएगा। पहले भी ये कोर्स 3000 का ही था, बस कुछ दिनों के लिए ओपन किया है। ठीक है, तो आप ज्वाइन करो, डाउनलोड करो कॉमर्स गुरुजी ऐप। थैंक यू सो मच।